हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, और आज सॉल्यूशन की पूरी सीरीज फिनिश हो जाएगी। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन की वन शॉट वीडियो, और उसके बाद मैं आपको दूंगा सॉल्यूशन की मैं एनिमेशन पहले से दे चुका हूँ। उसके बाद सॉल्यूशन के मैं एनसीईआरटी के 1 बाय 1 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो को जैसे आपने बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी सीरीज़ को प्यार दिया है, ऐसे कंटिन्यू अपने प्यार को बना के रखिए। देखना आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, इवन फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अब आज का अपना लेक्चर हमारा लेक्चर 15, और इसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या है? तो होता क्या है, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करते टाइम उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो एक्चुअल से ज़्यादा आ जाती है या एक्चुअल से कम आ जाती है। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट ना आए, जैसे मान लो मैंने कोई सोल्यूट मिक्स कर दिया किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो आ रहा है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो होना चाहिए था 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब एलिवेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? ठीक है। दूसरा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो आ रहा है वो आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली में आना चाहिए था 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कम आ जाए एक्चुअल से या ज़्यादा आ जाए एक्चुअल से, तो वहाँ पर एक ऐसा फैक्टर काम करता है जो कि उसको बैलेंस करेगा। उसी फैक्टर को बोलते हैं हम, उसी वैल्यू को बोलते हैं हम वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ साइंटिस्ट का नेम है, उसी ने बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा होने के 2 रीज़न है। ठीक है, वो 2 रीज़न है कि या तो हमारा सोल्यूट जो हम सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं वो एसोसिएट हो रहा हो सॉल्वेंट में डालने के बाद, या फिर वो डिसोशिएट हो रहा हो सॉल्वेंट में डालने के बाद। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। तो जब वो सॉल्वेंट में डालने के बाद एसोसिएट होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डिसोशिएट होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वो एसोसिएट या डिसोशिएट ना हो तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू के बेस पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू या तो हो सकती है I=1, या हो सकती है ग्रेटर देन 1, या हो सकती है लेस देन 1। I होता है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है। अब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करने के तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे। अब जैसे मान लो मेरे पास है, अब ऐसे मानकर चलो आप, मेरे पास है ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर है वाटर। ठीक है, अच्छा सा बना देता हूँ इसे शेप लेके। चलो एक कंटेनर ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया पूरे में। ठीक है, इस कंटेनर में वाटर फिल कर दिया। अब इसमें डाल दिया मैंने सोल्यूट। तो पहले था इसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट, अब इसमें डाल दिया मैंने सोल्यूट। अब सोल्यूट का नेचर 3 तरीके का हो सकता है। या तो ये डिसोशिएट हो सकता है सॉल्वेंट में डालने के बाद, इट में भी डिसोशिएबल, या ये सॉल्वेंट में डालने के बाद एसोसिएट हो जाए, इट में भी एसोशिएबल मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उसमें, या कोई और सा फिनोमिना हो जाए, या नाइदर डिसोशिएबल नॉन एसोसिएबल, नाइदर डिसोशिएबल
नॉर एसोसिएबल, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो इसी बेस पर होती है आई की वैल्यू। अगर किसी में एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहां आई की वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा। अगर किसी में एसोसिएशन हो रहा है तो वहां आई की वैल्यू आएगी 1 से कम। और अगर किसी में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वहां होगी आई की वैल्यू 1। ये 3 कंडीशन आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। याद क्या करनी है, समझ रही है। अब जैसे मान लो मेरे पास आ गया NaCl, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि NaCl को वाटर में मैंने डिजोल्व कर दिया और अब उसका मोलर मास इतना है और बॉइलिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन दे दिया उसने, ठीक है। तो कुछ और चीज़ पूछी होगी उसने कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है या कुछ भी XYZ, तो वहाँ पर आपको आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मतलब अब जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा यहाँ पर NaCl के केस में, क्योंकि NaCl है डिसोशिएबल सोल्यूट। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में तो ये 2 पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं तो, और पहले कितने थे वो बिफोर मिक्सिंग इन सॉल्वेंट 1, मिक्स करने के बाद कितने हो गए 2, और ये वाली प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब अब एलिवेशन भी डबल हो जाएगा पहले से। अब एलिवेशन जब डबल हो जाएगा तो इसके अंदर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो 2 है जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया इसे बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो अब इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा TB इजकल टू I इंटू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और I क्या है वेंट ऑफ फैक्टर। और इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अगर मुझे अब I को कैलकुलेट करना है तो I को कैलकुलेट करोगे आप I इजकल टू I क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। अब I को आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब मान लो NaCl के लिए निकालनी है मुझे I की वैल्यू फॉर NaCl, तो वाटर में डिसॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, I की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद 1 मोल ये रहे सोडियम के, एक इसके कितने पार्टिकल्स हो गए 2, बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल से 1, तो यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर आ जाए ग्रेटर देन 1 है किसी की भी वैल्यू, तो आप बताइए सोल्यूट डिसोसिएबल है या एसोसिएबल है। तो आपको बताना है कि सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। अब जैसे मान लो मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, I की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पोटेशियम सल्फेट ऑन आयनाइजेशन gives 2 particles of potassium ion 1 particles of sulfate ion, तो ये प्रोड्यूस करेगा I इजकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये डिसोसिएशन के बाद के पार्टिकल्स हैं 2 + 1 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन 1, 2 + 1 3 अपॉन 1 3,
तो ये आ गई आई की वैल्यू। अब यही वैल्यू आपको फॉर्मूले में रखनी है। तो अब जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। अब वे फॉर्मूले पता है क्या बन जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले अब चेंज हो जाएंगे इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। सो इफ solute undergoes dissociation or association, तो अगर solute dissociation और association हो तो क्या होगा, तो अब फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। फॉर्मूले हो जाएंगे पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। क्या हो जाएगा, I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये हो जाएगा सेकेंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजकल टू आई के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है ओस्मोटिक प्रेशर का, तो ओस्मोटिक प्रेशर का हो जाएगा पाई इजकल्स टू आई सी आर टी या आई W2 आर टी अपॉन M2 इंटू वी। ये चारों फॉर्मूले चेंज हो गए अगर सोल्यूट एसोसिएशन हो, एसोशिएबल हो या डिसोशिएबल हो। चारों में आई की मल्टीप्लाई तुम्हें करनी पड़ेगी जिससे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सही हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। तो सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई ऐसा सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे जिसमें मिक्स होने के बाद उसका डिसोसिएशन हो जाए, तो ऐसे को बोलते हैं हम डिसोशिएबल या एसोशिएबल। मतलब वो टूट जाए या जुड़ जाए आपस में, तो वहां चेंज आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सॉल्यूशन के अंदर। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज आ जाएगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहाँ पार्टिकल्स के नंबर्स में चेंज आ जाएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जब इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं चारों प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट हो जाएंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अब हम उनको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो अब मैंने इन चारों फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर दिया और आपको इन चार फॉर्मूले को ऐसे ही यूज करना है अगर सॉल्यूशन डिसोशिएबल हो या नॉन डिसोशिएबल हो, एसोशिएबल हो। तो एसोशिएबल के केस में देखो, एसोशिएबल जैसे मान लो ये बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसके 2 मोल्स एसोसिएट होकर ये बना देंगे डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। ये अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर 1 मोल्स बना रहे हैं, तो 1 बिफोर 2, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 0.4। तो इसका मतलब ये यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू यहाँ मतलब यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू पहले से आधी हो जाएगी। ठीक है, मान लो 5 आ रही थी तो 2.5 आएगी। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वही हाफ हो गए, मिक्स होने के बाद वो एसोसिएट हो गए, हाफ हो गए। तो अब ये है मान लो मेरा सॉल्वेंट और इसमें मैंने सोल्यूट डाल दिया, अब यहाँ पर एसोसिएशन होगा, अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे NaCl के केस में हो जाएगी यहाँ पर आई की वैल्यू 2 और बेंजोइक एसिड के केस में हो जाएगी आई की वैल्यू यहाँ पर 1/2। तो ये तो जब की बात है जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो या कंप्लीट एसोसिएशन हो। तो ये जब की बात है जब सोल्यूट का हो कंप्लीट डिसोसिएशन, इफ सोल्यूट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब कभी कभी ऐसा हो जाएगा, वो देगा आपको कि डिसोसिएशन हो रहा है 80%, एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है 60%, डिसोसिएशन हो रहा है 20%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी,
आई में रखनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, और ये जब के लिए है जब हो रहा हो डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे आई की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू हो आई माइनस वन अपॉन वन बाई एन माइनस वन, और ये जब के लिए जब हो रहा हो एसोसिएशन। ठीक है, अब जैसे मैं मान लूं 80% डिसोशिएट हो रहा है कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट 80% डिसोशिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो अल्फा होता है डिसोशिएटेड पार्टिकल्स टोटल पार्टिकल्स, तो ये आ जाएगी आई की वैल्यू आपकी 0.8। तो अल्फा की वैल्यू 0.8। मान लो 50% डिसोशिएशन दे दिया, तो 50% का मतलब क्या है कि 100 में से 50 डिसोशिएट हो गए। जब 100 में से 50 डिसोशिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएटेड टोटल मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो अल्फा की वैल्यू हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि कितना डिसोसिएशन हुआ है कितना नहीं हुआ है। अब दिक्कत आएगी यहाँ पर आई की वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट की। तो सपोज करो डिसोसिएशन हो रहा था, मेरे पास कोई सोल्यूट था एन टाइप्स का, और उससे बन रहे थे n मोल्स ऑफ ए। इनिशियली इसके 1 मोल्स मैंने लिए थे, और डिसोशिएट होने के बाद इसके जो बने वो इसके अल्फा डिसोशिएट हो गए, तो ये कितने बचेंगे आपके? एन अल्फा। ठीक है, एन अल्फा हो जाएंगे ना, अल्फा डिसोशिएट हो गए तो यहाँ पर एन मोल्स बने हैं, तो कितने हो जाएंगे? एन अल्फा। तो पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई की वैल्यू को इस साइड ले आओ, 1 को इस साइड ले आओ, आई माइनस 1 इजक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, इन दोनों में अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा एन माइनस 1 इजक्वल टू आई माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो अगर दे रखा हो कि एक सोल्यूट है वो 80% डिसोशिएट हो रहा है, तो अब वहाँ पर आप आई की वैल्यू रखो। तो सोल्यूट दे दिया, मान लो आपका कोई ऐसा जिसमें उसके ए बी से 2 बन रहे हैं, ए प्लस और बी माइनस। तो आप कह रहे हैं कि इसके केस में आप कैलकुलेट करो वेंटो फैक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो आ जाएगी 0.8, क्योंकि 80% बोल रहा है वो। आई का फॉर्मूला लगा लो इसमें। ठीक है, तो अल्फा इजकल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अल्फा कितना है? 0.8। आई की वैल्यू मुझे नहीं पता, एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2 माइनस 1 1, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 इधर चला जाएगा 1.8। तो अब आई की वैल्यू आप रखोगे 1.8। तो मेरा कहने का मतलब पता है क्या था कि अगर हमारे पास सोल्यूट ऐसा हो जो कंप्लीटली डिसोशिएबल ना हो, तो उसके लिए आपको डिसोसिएशन के केस में ये वाला फॉर्मूला रखना है, अल्फा इजकल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। जैसे मान लो एसिटिक एसिड दे दिया और उसने कहा कि एसिटिक एसिड का 80% डिसोसिएशन हो गया, तो आप यहाँ पर पता है क्या रखोगे? अल्फा की वैल्यू 0.8, ठीक, और एन की वैल्यू 2, क्योंकि एक एसीटेट आयन होगा और एक हाइड्रोजन आयन होगा। और अब जब आप यहाँ से निकालोगे आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.8। तो अब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में रखोगे 1.8, और इवेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो डिसोसिएशन तो हुआ है, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हुआ है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता कि मेरे पास 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब 200 टाइम्स डिसोसिएशन हो जाता, तो इसका मतलब क्या हो जाता वहां पर? आई की वैल्यू 2। लेकिन यहाँ डिसोसिएशन कितना हो? 80%। जब 80% होगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1.8। तो बस अगर हमारे पास ये वाला सोल्यूट है जिसमें एसोसिएशन हो रहा हो, तो अब आपको फॉर्मूला रखना है यही, बिल्कुल सेम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो अल्फा इजकल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसे भी प्रूव कर लेते हैं अगर आपको करना चाहो तो जैसे मान लो मेरे पास जैसे मान लो मेरे पास n मोल्स हैं किसी
सोल्यूट के ए के, और उससे बन रहा है AN, ठीक है। अब स्टार्टिंग में अगर मेरे पास इसके 1 मोल्स थे, ठीक, और डिसोसिएशन हो जाएगा जब इसका, तो ये कितना बच जाएगा तुम्हारा, N अल्फा, ये अल्फा बाई N, सॉरी, ये स्टार्टिंग में अल्फा थे, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा बाय N, ठीक है। 1 ही ले लेता हूँ, 1, और एसोसिएशन के बाद ये हो जाएगा अल्फा बाय N। तो अब आपको ये बताना है कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू I इक्वल टू चलो बेटा सॉरी, हाँ लाइट चली गई थी यार। हाँ क्या बात कर रहा था मैं, हाँ स्टार्टिंग में 1 है, तो एसोसिएशन नहीं हुआ तो ये 0 है, लेकिन जब एसोसिएशन हो गया इसमें से अल्फा का, तो ये कितने बचेंगे अल्फा बाय N, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 1, तो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N, 1 को इस साइड ले जाओ, I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा बाय N माइनस अल्फा, इन दोनों में कॉमन क्या है अल्फा, 1 बाई N माइनस 1 इक्वल टू I माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 बाई N माइनस 1, वेयर N क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो अब अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो आप ये रखोगे, ठीक है। तो अब दोबारा से एक बात सुन लो, ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखो, ग्लूकोज, सुक्रोज और ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, अगर ये चीज आ रही हो क्वेश्चन में तो I की वैल्यू रखना हमेशा 1, ठीक है। अगर बेंजोइक एसिड आ रहा हो, ज्यादातर जो एग्जाम में आते हैं मैं वही लिख रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आती है I की लेस देन 1, लेस देन 1, I की वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। और अगर आपका आ रहा हो कुछ भी सॉल्ट, NaCl या एसिड या कोई बेस, ठीक है, जो कि डिसोशिएबल हो, तो I की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। तो ये I की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, और ये एसोसिएशन के केस में आएगी, और ये डिसोसिएशन के केस में आ जाएगी। तो ये था हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर से मोलर मास में भी डिफेक्ट आ जाता है, मतलब जो एक्चुअल मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास रहता नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, जो मोलर मास एक्चुअल में होना चाहिए और वो मोलर मास एक्चुअल में मुझे नहीं मिला, तो इसे बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास से भी हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं I की वैल्यू, कि I की वैल्यू कितनी थी। अगर मुझे मान लो ऐसा टेम्परेचर दे दिया जो कि ऑब्जर्व होना चाहिए था, और ऐसा टेम्परेचर दे दिया जो मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों दे दिए मुझे, तो भी मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से, ठीक है। इसे नोट कर लो एक बार। हटा दूं, हटा दिया। तो मान लो मेरे पास कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और मैंने कैलकुलेट किया वो, तो आप उससे I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब वो कोई सी भी हो सकती है चारों में से, अपॉन
कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करा और ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद मेरी जो वैल्यू आई है वो आई है 100, लेकिन जो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसकी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर था, वो था 200। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आई की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा टी बी, अगर डेल्टा टी जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो है 2 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी बी जो कैलकुलेटेड है, जो मैंने कैलकुलेट किया है वो आया 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताओ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व कितना है 2, कैलकुलेटेड 4, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो मतलब कम या ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे ही मोलर मास अगर ऑब्जर्व वाला कैलकुलेटेड से कम आ जाए, मतलब सॉरी जो हमने ऑब्जर्व करा है वो नॉर्मल मोलर मास से कम या ज़्यादा आ जाए, इसे बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये क्या हो जाता है, ये आता है नॉर्मल मोलर मास जो उसका है। मान लो किसी सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो है 180 और आपने कैलकुलेट कर दिया उसका 90, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है यार, चलो करते हैं। 5.85 ग्राम NaCl was dissolved in 250 ग्राम वाटर। कैलकुलेट डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कैलकुलेट करो। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा टीबी इजकल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। के बी की वैल्यू गिवन होती है वाटर के लिए 0.52, तो 0.5 रख लेता हूँ चलो मैं। W2 वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 5.85 ग्राम इंटू 1000 अपॉन W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम एंड M2 मोलर मास 58.5 आता है NaCl का मोलर मास। अब इससे जो कैलकुलेट करूंगा ना मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो गलत आएगा। क्यों आएगा गलत, क्योंकि जो NaCl है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है और ये डिसोशिएट हो जाएगा जैसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, ये आ जाएगी 2/1, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है। ये भी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में ही, इफ NaCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, तो 2/1। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पर यूज करता अल्फा इजकल टू I-1 अपॉन N-1। ये जब के लिए है फॉर्मूला जब कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, और जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए तो फिर डायरेक्ट आप आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन दोनों में डिफरेंस हो, सॉरी दोनों में डिफरेंस कह रहा हूँ मैं, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो बताओ। आ रहा है, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे कह रहे हैं हाँ आ रहा है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। अब यहाँ पर आई लिखेंगे हम फॉर्मूले में, और यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे हम 2, क्योंकि यहाँ से हमने निकाल लिया आई की वैल्यू। अब सही आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये चल जाएगा 4 टाइम्स, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 10, तो 2 इंटू 0.5 1/10, तो भाई ये आ जाएगा 4 भी तो बचा हुआ है, 4/10 0.4, तो 0.4 केल्विन आ जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और अगर यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आता 0.2, जो कि होता गलत। अब आप समझ गए होगे, मुझे पक्का यकीन है आप समझ गए होगे कि वन टफ फैक्टर है क्या, इसका यूज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। वन टफ फैक्टर वो फैक्टर है, वो वैल्यू है जो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ठीक करेगा।
मतलब आपने तो कैलकुलेट की है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, फॉर्मूले से वैल्यू, वो ठीक नहीं आएगी, गलत आएगी हमेशा, क्योंकि वहाँ पर वो सॉल्यूट एसोसिएट हो गया है या डिसोशिएट हो गया है। अगर एसोसिएट होगा तो भी वहाँ पार्टिकल्स के नंबर चेंज हो जाएंगे सॉल्यूशन में, अगर डिसोशिएट हो गया तो भी पार्टिकल्स के नंबर चेंज हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। जब नंबर्स चेंज हो जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जब वो चेंज हो जाएंगे तो अब आप क्या काम करोगे, आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो कि उसको बैलेंस कर सके, तो आई वही नंबर है जो उसको बैलेंस करेगा। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, और अगर वहाँ एसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन बाई एन माइनस वन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के ही केस में हम आराम से अल्फा आई की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब फॉर्मूले के जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। जो पहले फॉर्मूले थे उसमें आई की वैल्यू 1 थी, तो वहाँ पर आई का मैंने कोई यूज़ किया ही नहीं था। अब यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी तो आई की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, बाकी बहुत अच्छे से मैंने आपको टॉपिक समझाया है, इससे अच्छे से पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और मैं सारा कंटेंट डालूंगा आपके लिए, प्रॉमिस है मेरा, मैं एक एक चीज़ डालूंगा, बस आप चैनल को लगातार देखते रहिए। सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रॉमिस कर लिया आपसे, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। सारा कंटेंट दूंगा, इतना कंटेंट दूंगा आपको कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। बताओ आपको क्या चाहिए, मैंने हर चीज़ तैयार कर ली पूरी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत करी है इसे तैयार करने में। अगर मैं आपको अभी देखना, इसके बाद तुम्हें क्लास मिलेगी, पहले तो मैं क्लास समझाऊंगा वो वाली, क्या बोलते हैं उसे, वन शॉट वाली, उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको ये नोट्स। अब ये बेटा नोट्स आपके यहां से पढ़ाऊंगा आपको, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। ये रहा, सारी चीज अभी मैंने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया ना, वो भी आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा करते रहो पढ़ाई, जीवन में सफल होते रहो, मेरा नाम रोशन करते रहो। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और भाई ये कुलदीप सर है यार, बहुत अच्छे हैं, इनकी वीडियो को शेयर करते रहो, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी करिए।